स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 2 ल्हासा की और राहुल संकीर्तन जी द्वारा लिखित पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राहुल संकीर्तन जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उनका जो जन्म है वो 1893 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंदहा गांव में। कब? 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंदहा गांव में। उनका मूल नाम केदार पंडित था। उनका मूल नाम जो था केदार पंडित था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद उनका नाम राहुल संकीर्तन जी पड़ा। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञान के आधार पर ही महापंडित भी कहा जाता था। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य के ये महापंडित 1963 ईस्वी में संसार छोड़ गए, यानी कि इनका निधन जो 1963 ईस्वी में हुआ और जन्म 1893 ईस्वी में। इनकी मुख्य रचनाएं बहुत सारी हैं, जैसे दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं, मेरे जीवन यात्रा, राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। इनकी जो भाषा है, उन्होंने अपनी रचनाओं में परिनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, अब हम जो है ये जो पाठ है आपका ल्हासा की ओर, इसका सारांश पढ़ेंगे। मीन्स इसके बारे में सारांश में जानेंगे। ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929 में नेपाल के रास्ते से यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भीख मंगे के रूप में की। भिखारी के रूप में। क्यों? क्योंकि उस समय में जो था भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी और इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें चीनी सेना रहती थी। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें भी थी तो कुछ तकलीफ़ें भी थी। तिब्बत में यानी कि जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। लोग अपने घरों को खुला रखते। यहाँ की बहुएं या सास यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती थी। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते थे। उस प्रत्येक चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उससे ने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिटें दे दी। थोरला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले, यानी कि लेखक की जो पहली यात्रा थी उसमें उनके साथ उसका मित्र सुमति भी था और जो कि वहाँ पर उसके काफ़ी जानकार रहते थे। अब लेखक को सबसे विकट डांडा थोरला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह हैं। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता है। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित
जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं, यानी कि वहाँ पर जो है हथियार का कानून नहीं था उस समय, और लोग जो था अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेकर घूमते थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते। कौन? लेखक और उसका मित्र सुमति। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डांडे पहुंच गए, जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था, यानी सुंदर था। दोनों ओर पहाड़ थे, कुछ बर्फ थी और कुछ पर बर्फ न थी, और ना ही हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देवस्थान था, जिसे कपड़े तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके 1-2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए। क्यों बिछुड़ गए? क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर। क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था और लेखक उन सबसे पीछे रह गया। इसी बीच वह रास्ता भी भटक गया था। फिर वापस रास्ते पर लौट कर आया, यानी 4 बजे के करीब वह लंकोर पहुंचा, जहां उसका मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह बहुत गुस्से में था। लेखक और उसके साथी अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे ये मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में तिंगरी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से लाए गए गंडे यानी कि एक लाल रंग के कपड़े में कुछ गांठ लगा करके देना, किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया मतलब भार को उठाने वाला ना मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बंटी है, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था। उसमें कुंजूर की हस्तलिखित में हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। 15-15 सेर था। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़ा। प्यारे बच्चों, ये था हमारा लेसन पाठ ल्हासा की ओर, जिसमें हमने तिब्बत यात्रा की कठिनाइयों व वहाँ के जो सामाजिक सांस्कृतिक जो था सब सीखा, उसके बारे में जाना। लेकिन आप लोगों ने जो है इस पाठ को एक बार फिर रीड करना है और जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक करना है। धन्यवाद।